हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। ये पॉलिटी का डे 1 होने वाला है। आपको हमारे चैनल पे 90 डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स इन स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्योंकि ये आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से जो है स्टार्ट हो रही है पॉलिटी। ये सारे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के। बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। तो पहला जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, संघ और उसके क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संविधान का एक हिस्सा है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसका स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। यह न्यायालय में लागू नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना के आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2, यूएसए और फ्रांस से। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है, हम भारत के लोग, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माताओं की मानसिकता को दर्शाता है। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट है प्रस्तावना की संशोधनीयता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। प्रस्तावना में 1976 में केवल एक बार संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। संप्रभु शब्द का अर्थ है कि राज्य को संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना की विशेषता का समर्थन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता और समानता सहित मूल्यों और सिद्धांतों को रेखांकित करती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 25 से 28 को धर्मनिरपेक्ष शब्द के जुड़ने के बाद संविधान में शामिल किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2।
एक गणतंत्र में राज्य का मुखिया हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक चरित्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा सही कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति शामिल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह से उजागर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रमुख निर्णय सीधे लोगों द्वारा किए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो बदले में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से मूल्य और आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा उल्लिखित नहीं है वो पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरणीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक दर्शन और मूल्यों को मूर्त रूप देती है जिस पर संविधान आधारित है। इसमें स्पष्ट रूप से सामाजिक मूल्य जैसे न्याय, समानता और बंधुत्व और राजनीतिक आदर्श जैसे संप्रभुता, समाजवाद और लोकतंत्र शामिल है, जबकि प्रस्तावना सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर जोर देती है। यह पर्यावरणीय मूल्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करती। संविधान के अन्य भागों में पारिस्थितिकी संबंधी विचारों को संबोधित किया गया है, जैसे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। अब है यहाँ से एक अलग टॉपिक, संविधान की प्रकृति। देखते हैं इसके सबसे पहले प्रश्न को। संविधान सभा की मांग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 13254। तो इसको देख लेते हैं, 13254। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के साथ संविधान सभा की आवश्यकता की घोषणा की। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग स्वीकार किया और उसके बाद सबसे अंत में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की स्थापना की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक ढांचे के उद्देश्यों और दर्शन को रेखांकित करना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। देखते हैं पहले कथन को। तो पहला कथन है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को सौंपी गई सीटें 3 प्राथमिक समुदायों मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच उनकी आबादी के अनुपात में वितरित की जाती है। दूसरा, संविधान सभा का उद्देश्य एक ऐसा निकाय होना था जो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूपण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। संविधान के मसौदे पर 14 दिन तक विचार किया गया। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के मसौदे को 60 से अधिक देशों के संविधान के लिए भेजा गया था। संविधान बनाने की लागत 64 लाख रुपए थी। संविधान के मसौदे पर संविधान सभा ने 14 दिनों तक विचार किया। मसौदा तैयार करने में मसौदा समिति को 14 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, बोल रहा है एक तरफ है संविधान सभा सीए के संबंध में कॉलम ए को कॉलम बी की तरफ से मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं इन्हें। HVR अयंगर हो जाएंगे सचिव, सर BN राव कानूनी सलाहकार, सर SN मुखर्जी ये हो जाएंगे संविधान के मुख्य प्रारूपकार और HC मुखर्जी हो जाएंगे सीए के उपाध्यक्ष।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2, 3, 4 गलत है, सिर्फ एक सही है, तो इन्हें देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसी दिन संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान पर 26 नवंबर 1949 को उस दिन उपस्थित संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम जेबी कृपलानी ने सुझाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा ने 2 कार्य किए, संविधान बनाना, कानून बनाना। ये दोनों कार्य अलग अलग दिनों में किए गए थे। जब भी संविधान निकाय के रूप में मिलता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका नेतृत्व करते थे। जब भी संविधान सभा विधायी निकाय के रूप में मिलता था, जीवी मावलंकर उनका नेतृत्व करते थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। संविधान सभा की प्रमुख और छोटी समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रपति बने। 24 जनवरी 1950 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के लागू होने के संदर्भ में 26 जनवरी का क्या महत्व है? तो करेक्ट आंसर होगा बी। पूर्ण स्वराज दिवस। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के लागू होने की तिथि के रूप में चुना गया था। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की आलोचना नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समावेशी प्रतिनिधित्व। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। केवल 2। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में 99 संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला, तो इन्हें देख लेते हैं। कथन है, भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें ढेर सारे कानूनी खंड है। कारण है, हमारे संविधान के अनिश्चितता और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए तुलनात्मक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहीं और किए गए न्यायिक निर्णयों के संशोधित परिणामों को शामिल किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक विशेषता है जो यह दर्शाती है कि यह संघीय चरित्र की है? देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं ने सभी ज्ञात संविधानों के कामकाज से प्राप्त संचित अनुभव को शामिल करने और उन सभी दोषों और खामियों से बचाने की कोशिश की जिनकी उन संविधानों के प्रकाश में आशंका हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अपने संबंधित स्रोत से मेल खाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। बाकी सभी देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची
ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, लेकिन दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। अंतर को पहचानें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ब्रिटिश संसद संप्रभु है, लेकिन भारत में लोगों की शक्ति अंतिम अधिकार रखती है। भारत में न्यायपालिका संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता की देखभाल कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के कारण न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को सीमित करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के गुणों की पहचान करें, कितने कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। तो इनमें से 2 कथन सही है। ए, यह एक उत्तरदायी शासन स्थापित करती है। बी, सभी वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें कितने कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इनमें से 2 कथन गलत हैं, तो उन्हें देखते हैं। 2 और 4 गलत हैं, बाकी 1 और 3 सही हैं। वह सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कांग्रेस अमेरिकी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में गलत विकल्पों की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिक स्थिरता के बजाय अधिक जिम्मेदारी की प्राथमिकता दी। संविधान निर्माता विधायिका और कार्यपालिका के बीच सेतु से बचना चाहते थे। भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के लाभों की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2, ये दोनों ही गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा विशेष बहुमत से संविधान में बड़े बदलाव करने के मार्ग में एक बड़ी बाधा न्यायिक रूप से नवीन सिद्धांत है, जिसे केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ से बड़ी पीठ उस मामले में निर्णय को पलटने के लिए तैयार हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपरोक्त कथन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूल संरचना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य प्राधिकरण को प्रतिबंधित करती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। संविधान राज्य सूची पर संघ सूची और राज्य सूची पर समवर्ती सूची का प्रभुत्व सुरक्षित करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कथन और कारण है, तो कथन को देख लेते हैं। कथन है, हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद को एक सरल प्रक्रिया द्वारा राज्यों को पुनर्गठित करने का अधिकार दिया, जिसका प्रसार यह है कि प्रभावित राज्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संसद की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते। कारण, भारत सरकार अधिनियमों के तहत प्रांतों का समूहन लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषाई विभाजन के बजाय ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों पर आधारित है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं और आर का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ से जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, संघ और उसके क्षेत्र। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने कथन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। संविधान सभा ने देश के नाम के संदर्भ में एक मत दिखाई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राज्यों के संघ शब्द से केंद्र शासित प्रदेशों को बाहर रखना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 3, 4, 5। सिर्फ इसमें से 3, 4, 5 सही है। अनुच्छेद 3 के कारण भारत को अविनाशी संघ और विनाशकारी राज्य कहा जाता है। अनुच्छेद 2 और 3 के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद को भारत या उसके राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। 1960 का 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368 के तहत भारत के किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपने वाला पहला संशोधन अधिनियम था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गलत है, बाकी सारे सही हैं। संविधान संसद को कानून द्वारा एक नया राज्य बनाने के लिए अधिकृत करता है। परिवर्तनों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऐसा कोई विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि इससे संबंधित राज्य के विधानमंडल को नहीं भेजा जाता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र सौंपने के उद्देश्य से विधेयक के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी संसद में विशेष बहुमत। बेरुबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाप्ति सौंपने से अलग है, क्योंकि सौंपने से भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा कम हो जाता है जो किसी राज्य का हिस्सा है, इसलिए राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भारत एक राज्यों का संघ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र के आंतरिक परिवर्तनों से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है, संसद कानून द्वारा किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को कम कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है और राज्य का नाम भी बदल सकती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। क्या संसद इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है? क्या यह संवैधानिक रूप से वैध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी संसद को नाम बदलने के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्यों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के मामले पर विचार करने के लिए किया गया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन पर निम्नलिखित समितियों की कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 312 एसके धर समिति, जेवीपी समिति, फजल अली समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 3142। जेवीपी समिति दिसंबर 1948, एसके धर समिति 17 जून 1948, फजल अली आयोग 22 दिसंबर 1948, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म सही ढंग से सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए केवल 1। कुल रियासतें 565। 1947 के दौरान भारत में 565 रियासतें थी। 565 में से 562 भारत में शामिल हो गई। 3 रियासतों को एकीकृत किया गया, वे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ थी। 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षरित विलय पत्र द्वारा जम्मू और कश्मीर को भारत में एकीकृत किया गया था। जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
जूनागढ़ गुजरात में एक रियासत थी। इसे जनमत संग्रह द्वारा भारत में एकीकृत किया गया था। जूनागढ़ के लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया, जबकि इसके शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। हैदराबाद के शासक निजाम मीर उस्मान अली हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भारत में एकीकृत किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन के प्रयासों से 565 रियासतों का भारत में एकीकरण हुआ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 4123। आइए इसे मिला लेते हैं। तो गोवा का हो जाएगा 1987, छत्तीसगढ़ 2000, मेघालय हो जाएगा 1972, हिमाचल प्रदेश 1971। अगला प्रश्न है 100वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। वे 4 राज्य कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जानने से पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब लाइक कर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब कर नहीं रखा तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सिक्किम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। मई 1974 में सिक्किमी कांग्रेस ने राजशाही शासन को समाप्त करने का फैसला किया और सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम सरकार अधिनियम 1974 पारित किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फजल अली आयोग द्वारा पहचाने गए कारकों को पहचाने जिन्हें राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या होगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 134। तो 1 को देख लेते हैं सबसे पहले। 1 है देश की एकता और अखंडता का संरक्षण और सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है 3 में हो जाएगा वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक विचार। 4 में हो जाएगा प्रत्येक राज्यों में लोगों के कल्याण की योजना और संवर्धन पूरे राष्ट्र की तरह कमजोर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से मिलान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3412। आइए इन्हें मिलान कर लेते हैं। नागालैंड 1963, सिक्किम 1975, हिमाचल प्रदेश 1971, छत्तीसगढ़ 2000। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से मिलान है। तो देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4321। इसको मिलान कर लेते हैं। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 हो जाएगा दादर व नगर हवेली। उसके बाद है, एक मिनट फ्रेंड्स, तो ए का हो जाएगा 4, दादर व नगर हवेली। उसके बाद है 12वां संशोधन अधिनियम 1962। इसका हो जाएगा गोवा, दमन, दीव। 14वां संशोधन अधिनियम 1962। इसका हो जाएगा पांडिचेरी। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 हो जाएगा नई दिल्ली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दादर और नगर हवेली को 1954 में पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया था। ये 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया। गोवा, दमन और दीव को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1954 में फ्रांस से पांडिचेरी का अधिग्रहण किया गया था। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1954 से 1962 तक इसे अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया।
ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा परफेक्शन आईएएस का 90s डे प्लानर का पॉलिटी का डे 1 यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के सारे पार्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद।